हेलो एवरीवन, अस्मिता टेल्स पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आप सब हेल्दी और वेल्दी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी कात्यायनी का अगला भाग। कात्यायनी अलमारी से अपने कपड़े निकाल बाथरूम में बदलने चली गई। कुछ देर में वो काले जींस के साथ काले रंग के टी शर्ट में बाहर आई। उसने अपने बालों को जूड़े में बांधा, फिर खुद को आईने में देख मुस्कुराई। उसने अलमारी से एक गन जींस में डाला और खंजर हाथ में ले कमरे से बाहर निकल गई। अब तक सब उसे नीचे हर एक जगह तलाश रहे थे। एक आदमी उसके कमरे के पास आया। वो कमरे से कुछ दूर एक पिलर के पीछे छुपी हुई थी। उसने धीरे से कहा, वो कमरा हमारा और कुंवर सा का आसियाना है। हमें वहां किसी और का होना कतई बर्दाश्त नहीं। वह आगे बढ़ी और उसने एक खंजर उस आदमी के गले में उतार दिया। वह आदमी एक शब्द भी नहीं बोल पाया और वह उसे खींचते हुए एक कोने में बिठा दी। फिर खड़ी हो बोली, बहुत हल्के में ले लिया आपने हमें दादी साहब। हमें बस इस बात की फिक्र है कि क्या आपको हवेली की जो हालत होने वाली है वो पसंद आएगी। वो फिर से अंधेरे की तरफ बढ़ गई। उसने एक एक कर छुपकर सबको ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। किसी की गर्दन मड़ोड़ी, किसी के अंदर खंजर डाल दिए। पूरी हवेली में हर जगह लाशें बिछने लगी थी। वो एक कोने में खड़ी आसपास देख रही थी। तभी किसी ने उसके गर्दन पर तलवार टिका दी। पीछे एक आदमी खड़ा था। उसने कहा, बहुत हो गया लुक्का छिपी का खेल, अब तुम नहीं बचोगी। कात्यायनी ने धीरे से अपनी गन पर हाथ रख दी। इससे पहले वो उसे निकालती, उस आदमी के चीखने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा। सामने शिवानी खड़ी थी। उसने भी उसकी तरह काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, हमें लगा था जब तक हम यहाँ पहुंचेंगे तब तक आप सबसे निपट चुकी होंगी, लेकिन यहाँ तो अलग ही नजारा दिख रहा था। आपकी गर्दन तक तलवार पहुंच गई और आप चुपचाप अपने मरने का इंतजार कर रही थी। आपने पूरा इंतजाम कर दिया था रुद्र को सदमे में डालने का। कात्यायनी ने उसे गन दिखाते हुए कहा, बस निपटाने ही वाले थे। तभी अनिकेत, रुद्राक्ष, अभय और सागर वहां आए। सबने चारों तरफ देखा। रुद्राक्ष कात्यायनी की तरफ बढ़ने लगा तो वह बोली, हमारे कपड़ों पर खून लगा है कुंवर साहब, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। अभय ने कहा, और कोई नहीं बचा है। सागर ने पूछा, अब क्या करना है? कात्यायनी मुस्कुराई, अब मेरी अब मेरी सच्चाई काफी हद तक बाहर आ ही चुकी है, तो आज दादी साहब को हमारा नया रूप भी देखने देते हैं। आधे घंटे बाद चंद्रप्रभा जी सबके साथ वापस आई। जैसे ही उन सब ने हॉल के दरवाजे पर कदम रखा, सबकी चीख निकल गई। हॉल में हर तरफ खून फैला था। सोफे पर एक आदमी था तो एक ठीक सामने, जिसकी आंखें उन्हें ही देख रही थी। बादल जी पीछे से आए और पूछे, क्या हुआ हुकुम मौसा? सामने देख उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी सबकी नजर सीढ़ियों पर गई। कात्यायनी धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। उसके काले कपड़ों पर भी खून की छींटें साफ दिख रहे थे। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, हाथ में खंजर। वो सीधे चंद्रप्रभा जी के सामने आ गई। दादी साहब देखिए ना, दिन दहाड़े इतने लोग घुस गए हवेली में। क्या जमाना आ गया है। अब दिन में भी मेरी जैसी अबला नारी सुरक्षित नहीं है। गायत्री जी ने कांपते हुए पूछा, इन सबको आपने मारा? कात्यायनी ने उदास चेहरे के साथ नीचे देखना शुरू किया। फिर बोली, हवेली की सुरक्षा के लिए सारे जिम्मेदार आदमी बाहर थे, फिर भी ये घुस गए। हम चिल्लाते तो वो हमें मार देते, इसलिए दूसरा रास्ता निकालना पड़ा। इस अबला नारी को अपने हाथों से चूड़ियां निकालकर खंजर पकड़ना पड़ा। उसने गायत्री जी की आंखों में देखा। कितने अफसोस की बात है ना। जिस स्त्री को भगवान ने जिंदगी देने के लिए बनाया, उसे आज जान लेनी पड़ी। गायत्री जी 2 कदम पीछे हट गई। बादल जी ने कहा, आप फिक्र न करें छोटी कुंवर रानी सा, हम सबको ठिकाने लगवा देंगे। उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और सीधे चंद्रप्रभा जी के गले लग गई। दादी साहब, हम बहुत डर गए थे। अगर आप लोग कुछ देर और नहीं आते और ज्यादा गुंडे आ जाते तो हम क्या करते? कुछ देर बाद जब वो अलग हुई तो चंद्रप्रभा जी के हाथ से पूजा की थाल नीचे गिर गई। उनके कपड़ों पर खून लग गया था।
उन्हें देखकर मोहिनी जी के हाथ से भी थाली छूट गई। वो बोली, माँ साहब आपके। कात्यायनी बोली, दादी साहब आपके हाथ तो खून से रंग गए। सॉरी, आपके कपड़े खून से रंग गए। हम अपने कपड़े बदल कर आते हैं। वो वापस चली गई। गायत्री जी ने कहा, ये तो बहुत खतरनाक है माँ साहब। जो लड़की इतने आदमियों की जान ले सकती है वो हमारा क्या हाल कर सकती है। गौरी ने कहा, लेकिन अभी भी एक सवाल है माँ, इतने लोग हैं इस हवेली की सुरक्षा के लिए, फिर भी ये अंदर कैसे आए और घर के सारे नौकर कहाँ हैं। चंद्रप्रभा जी ने उसे तिरछी नजरों से देखा और कहा, आप अपने कमरे में जाएं गौरी, ये सब हम सोच लेंगे। बादल जी ने कहा, हम आपके साथ चलते हैं कुंवरी साहब, क्या पता अभी भी कोई छिपा बैठा हो। आप फिक्र ना करें, आज ही हम सारे आदमियों को निकाल नए आदमी हवेली की सुरक्षा में लगा देंगे। चंद्रप्रभा जी ने कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है। गौरी ने कहा, कैसे ज़रूरत नहीं है दादी साहब? जिन आदमियों के रहते घर में कोई सुरक्षित नहीं, उनका इस हवेली में कोई काम नहीं है। वह बादल जी के साथ चली गई। चंद्रप्रभा जी ने मन में कहा, इस हवेली में काम करने वाले ज़्यादातर लोग हमारे वफादार हैं। फिर सोची, जब तक बादल जी हमारे वफादार हैं तब तक हमें किसी भी आदमी के यहाँ होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। जल्द ही हवेली को साफ कर दिया गया। कात्यायनी नीले रंग की साड़ी पहन नीचे आई। उसके हाथ में कपड़े का एक थैला था। उसने उसे हॉल में रखा और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। चंद्रप्रभा जी ने कहा, यह क्या कर रही हैं आप छोटी कुंवर रानी साहब? कात्यायनी ने उन्हें देखा। सबूत मिटा रहे हैं, हमारे साथ हुए बुरे हादसे का सबूत, ताकि आज का दिन हम भूल जाएं। जैसे ही कपड़े जल गए वो बोली, अब हम सब भूल गए। वो मुस्कुराई और हवेली की रसोइये से बोली, हमारे लिए आज कुछ मत बनाइएगा, हमारे कुंवरसा इस सदमे से उबारने के लिए हमें डिनर पर ले जा रहे हैं। विष्णु भारती के साथ उसके मायके चला गया। वहीं सुदर्शन जी देवेश और वसुंधरा जी के साथ होटल में रुके थे। बलवंत जी अकेले होटल के कमरे में बैठ शराब पी रहे थे। जिस लड़की को हमने किसी काम का नहीं समझा था वही सोने की चिड़िया निकली। मानना पड़ेगा वृंदा, क्या बेटी पैदा की है, लेकिन हमारा बेटा कहाँ होगा। कात्यायनी ने तो उसका नाम तक नहीं बताया। कौशल्या जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा, एक सपोले को पाल रहे थे हम इतने वक्त से। वृंदा ने मरने से पहले अपनी बेटी को बहुत कुछ सिखा रखा था। उसने ही कहा होगा हमसे बदला लेने के लिए। अब हम क्या करें। एक हफ्ते बीत गए, सब कुछ शांत था। बादल जी ने पुराने आदमियों को हटा अपने आदमियों को हवेली में लगा दिया था। सुदर्शन जी वसुंधरा जी के भाई के घर चले गए थे। बलवंत जी अभी भी होटल में रह रहे थे। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द वो वृंदा के बेटे के बारे में पता करें, ताकि उसे अपने बारे में बता कात्यायनी को अपनी मदद करने को मजबूर कर सके। वह कात्यायनी के पीछे लगे थे ताकि उस तक पहुंच सके, लेकिन इतने वक्त से वो सिर्फ अपने अस्पताल रुद्राक्ष के ऑफिस ही जा रही थी। असल में उसे पता था वो उसके पीछे है और वह नहीं चाहती थी कि राघव का नाम तक उनके हाथ लगे। वो अस्पताल से बाहर निकली थी। उसने कार में बैठते ही कहा, अब मैं परेशान हो गई हूँ इनसे। भैरव ने कहा, कुंवर रानी साहब आप कहिए, हम अभी सबक सिखा कर आते हैं। कात्यायनी मुस्कुराई, आप फिक्र मत करिए, उनका इंतजाम हमने कर दिया है। अगले दिन जैसे ही वो होटल से कात्यायनी के पीछे जाने के लिए निकले, कुछ पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने पूछा, हमने किया क्या है? कात्यायनी सामने से आते हुए बोली, हमारे माँ के साथ किए हुए जुर्म भूल गए हैं आप? फिर रोज आप हमारा पीछा कर रहे हैं ताकि हमें नुकसान पहुंचा सके। बलवंत जी ने कहा, लाडो पिता हैं हम तुम्हारे, तुम्हारी भलाई चाहते हैं। कात्यायनी मुस्कुराई, आप जैसा पिता नहीं चाहिए हमें, हम सिर्फ अपनी माँ वृंदा की बेटी हैं। बलवंत जी ने कहा, तुम वृंदा के मरने के इतने सालों बाद उसका नाम क्यों छालना चाहती हो? लोग उसके बारे में ना जाने कैसी कैसी बातें करेंगे, फिर तुम्हें नाजायज कहेंगे। कात्यायनी ने उदास हो कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये तो आपकी प्रिय पत्नी कौशल्या चौहान ने पहले ही उछाल दिया है।
सबको हमारे खिलाफ भड़काने के लिए उन्होंने सबको बता दिया हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं। फिर मुस्कुराई। उन्होंने हमारा काम आसान कर दिया है। हमने आपसे पहले ही कहा था हम आपको माफ नहीं करेंगे। पुलिस वाले उन्हें लेकर चले गए। कात्यायनी ने आसमान की तरफ देखा। माँ, हम उन्हें वैसे ही तड़पाने वाले हैं जैसे आप तड़पी थीं। वही कैद, वही मजबूरी महसूस करेंगे वो अब जिंदगी भर, मरते दम तक। जल्दी ही उनको सजा मिल गई। जेल में कात्यायनी ने उन्हें एक ऐसे सेल में रखवाया था जहां वो अकेले और हर वक्त बंद रहते, और वहां सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी जो ऊंचाई पर थी, जिससे वो बाहर भी नहीं देख सकते थे। दरवाजा लोहे की चदरे की बनी हुई थी जिसमें एक छोटे से गेट से खोलकर उनका खाना पानी दे दिया जाता। एक ही हफ्ते में वो वहां पागल होने लगे थे। उसने ऐसा ही इंतजाम कौशल्या चौहान के लिए किया था। आखिरकार दोनों ने जिंदगी भर हर काम में एक दूसरे का साथ दिया था। यहाँ राठौर हवेली में चंद्रप्रभा जी अपने कमरे में इधर से उधर टहल रही थी और खुद में बड़बड़ा रही थी। हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे। हम चंद्रशेखर को कहीं बाहर नहीं जाने देंगे। विक्रम से भी तो बात करनी है। उन्होंने जल्दी से अपना फोन उठाया और किसी को कॉल लगाने लगी, लेकिन सामने से कॉल पिक नहीं हुआ तो उनके चेहरे पर ठंडा पसीना आने लगा। विक्रम बात क्यों नहीं कर रहे? कहीं कुछ हुआ तो नहीं? कहीं उन लोगों ने मार तो नहीं दिया? नहीं नहीं, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। वो बाहर निकली और चिल्लाने लगी, बेदिनी, गायत्री, कहाँ हो? जल्दी आओ। गायत्री जी ने उनका हाथ पकड़ पूछा, क्या हुआ? ऐसे क्यों परेशान हो रही हैं आप? चंद्रप्रभा जी ने आंखें बड़ी कर कहा, विक्रम फोन नहीं उठा रहे। जरूर उन्हें कुछ हो गया है। आप पता करो, हमें उसके पास जाना है, वरना उसकी वैसे ही लाश आएगी जैसे कभी राजशेखर की आई थी। याद है ना आपको? जल गया था वो, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। मोहिनी जी ने कहा, मासा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? विक्रम इस वक्त अपने काम में व्यस्त होंगे। शाम को वो आपसे बात कर लेंगे। आप तो जानती हैं, क्लास लेते वक्त वो अपना फोन लॉकर में बंद करके जाते हैं। चंद्रप्रभा जी ने कहा, नहीं, तुम्हें पता नहीं है, उसे जरूर कुछ हो गया है। चंद्र कहाँ है? चंद्र, चंद्र, वो चिल्लाने लगी। गायत्री जी ने उनका हाथ पकड़ कहा, माँ, भाई साहब बाहर गए हैं। रुद्राक्ष ने उन्हें काम से दूसरे शहर भेजा है। यह सुनते ही उनका मुंह खुला रह गया। वह सीधे जमीन पर बैठ गई। उनके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। यह तुम क्या कह रही हो? रुद्राक्ष ने भेजा है? हमें बताया क्यों नहीं किसी ने? जाने क्यों दिया उसे? मोहिनी जी ने गायत्री जी को देखा और बोली, मासा, कल आपसे मिलकर ही तो गए थे, आपका आशीर्वाद भी लिया था। चंद्रप्रभा जी याद करने लगी और उन्हें धक्का देते हुए बोली, झूठ मत बोलो, हमारे बेटे को धोखा दे रही हो ना? बोलो, किसी और के साथ तुम्हारे संबंध है ना? उसी के लिए उसे मारना चाहती हो? हम तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने उनका गला पकड़ लिया। गायत्री जी उन्हें छुड़ाने की कोशिश करने लगी। कात्यायनी उन्हें हर्षिता को गोद में लिए ऊपर से देख रही थी। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, लगता है दादी साहब अपने बच्चों की चिंता में पागल होने लगी हैं। तभी दरवाजे से रुद्राक्ष अंदर आया। उसने मोहिनी जी को उनसे छुड़ाया। उन्होंने उसे देखते ही कहा, कहाँ है हमारा बच्चा? बताओ, कहाँ है चंद्र? तुमने मार दिया ना उन्हें? वैसे ही मार दिया ना जैसे हमने राजशेखर और संध्या को मरवाया था। इसलिए उसे अकेले बाहर भेजा तुमने। रुद्राक्ष ने कहा, यह आप क्या कह रही हैं दादी साहब? आपने उन्हें मरवाया? वो इधर उधर देखने लगी। हमने कब कहा ऐसा? वह कमरे में चली गई। रुद्राक्ष ने उन्हें देखते हुए कहा, दादी सा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हम उनके लिए डॉक्टर को बुलाते हैं। 1 घंटे में डॉक्टर वहां थे। उन्हें चेक करने के बाद बाहर आकर बोले, ऐसा लग रहा है उन्हें प्रताप की मौत का सदमा लगा है। वह अपने बच्चों को लेकर डरने लगी हैं। हम उन्हें कुछ दवाइयाँ दे देते हैं, उससे वो शांत रहेंगी, क्योंकि अगर वो इसी तरह पैनिक करती रही तो कहीं किसी दिन घर में किसी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। रुद्राक्ष ने दवाइयाँ मंगवाकर मोहिनी जी के हाथ में रखते हुए कहा, दादी साहब को दवाइयाँ खिला दीजिएगा। मोहिनी जी ने मन में कहा, जिस तरह हम उन्हें
गलत दवाइयाँ खिला रहे थे, कहीं रुद्राक्ष भी मासा को गलत दवाइयाँ तो नहीं दे रहा। रुद्राक्ष ने उनके चेहरे पर शक भरे भाव देख कहा, अगर आपको हम पर शक है तो किसी और डॉक्टर से चेक करवा लीजिए। हमने तो सब आपकी ही भलाई के लिए किया है। वो अपने बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन आपको या आपके बच्चों को पहुंचा सकती हैं। आज अगर हम वक्त पर नहीं आते तो आप शायद इस वक्त मर चुकी होती। मोहिनी जी ने उसे देखा, वो मुस्कुराकर चला गया। गौरी कॉलेज से आई और पूछी, क्या हुआ माँ, आप परेशान लग रही हैं? मोहिनी जी ने कहा, तुम्हारी दादी सा को प्रताप के जाने का सदमा लगा है, उनके लिए ही परेशान है। रुद्राक्ष ने डॉक्टर से चेक करवा दिया है। गौरी ऊपर चली गई। वो कात्यायनी के पास हर्षिता को लेने आई। वह जाते जाते पूछी, भाभी, आपने दादी साहब को कोई गलत दवाइयाँ दी हैं क्या, जिससे वो? कात्यायनी मुस्कुराई। गौरी, हम कभी भी अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, आप निश्चिंत रहें। गौरी ने धीरे से कहा, आपकी और दादी सा की बातें सुनी थी हमने, हमें पता है उन्होंने रुद्राक्ष भाई को गलत दवाइयाँ दी हैं, तो हमें लगा शायद आप उनका बदला लेने के लिए। हम जानते हैं आप कुछ भी गलत नहीं करेंगी, हम ये भी जानते हैं उन्होंने बहुत गलत किया है, इसलिए समझ नहीं आता। हमारी दादी सा होने के लिए उनकी फिक्र करें या जो हो रहा है उसे कर्मों की सजा समझ कुछ ना करें। हम दो हिस्सों में बढ़ गए हैं भाभी साहब। कात्यायनी ने उसके कंधे पर हाथ रख कहा, हमने सुना है छोटे बच्चे अपनी माँ की हर फीलिंग को महसूस कर लेते हैं, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, वरना कहीं हर्षिता चिंता न शुरू कर दे। हमने कभी कुछ गलत नहीं किया है। प्रताप भाई के साथ जो भी हुआ उसमें भी हमारा कोई हाथ नहीं है। गौरी ने कहा, आपकी बात पर यकीन है भाभी साहब। वह हर्षिता के साथ अपने कमरे में चली गई। जयदेव जी ने अपने घर में दावत रखा था, सभी बच्चों को बुलाया था। सब खाने के बाद एक साथ बैठे बातें कर रहे थे जब सागर ने कहा, मासा, हमें भी शादी करनी है। वीना जी ने कहा, पहले अभय की तो हो जाने दो हमारे लाडले, फिर तुम्हारी भी करवा देंगे। सागर ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अभय भाई साहब को तो पता नहीं कब शादी करेंगे, तब तक आप मेरे लिए लड़की तो ढूंढो। ये सब लोग लवी डवी होकर मुझे जलाते हैं। अभय ने कहा, मासा को इस बात के लिए क्यों परेशान कर रहे हो, खुद ढूंढ लो, अगर हमारा प्यार तुमसे हजम नहीं हो रहा तो। शिवानी ने कहा, मेरे ख्याल से तुम्हारी सेक्रेटरी मीरा भी तो कितनी अच्छी है, उसी से कर लो, कहो तो कल ही रिश्ता लेकर जाते हैं उसके घर। सागर ने तिरछी नजरों से दोनों को देखा। मीरा का पहले से मंगेतर है, किसी और को ढूंढने के लिए वक्त कहाँ है मेरे पास। अब तो रुद्राक्ष भाई साहब भी ऑफिस नहीं आते और अभय भाई साहब इश्क लड़ाने में लगे हुए हैं। अभय ने घूर कर उसे देखा। वह बोला, मैं सबको बताऊंगा कि जब से आपकी शादी तय हुई है तब से आप कितने कामचोर हो गए हैं। जयदेव जी ने कहा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है जो तुम्हें शादी करनी है। सागर जमीन पर लेट गया और दोनों हाथ पैर फेंकते हुए बोला, हमें अभी शादी करनी है। सब उसे हैरानी से देखने लगे। राघव जो अपने लिए मिठाइयाँ लेकर आ रहा था वो उसे देखते ही बोला, अगर सागर भाईसा शादी करेंगे तो हमें भी करनी है। कात्यायनी ने चौंक कर उसे देखा। वह बोली, राघव, अभी आपकी उम्र सिर्फ 14 साल है, आप शादी नहीं कर सकते। उसने सागर को देखते हुए कहा, आप बताएं, इन्हें देखकर इनकी उम्र 5 साल की नहीं लग रही? जब ये शादी कर सकते हैं तो मैं तो उनसे बहुत बड़ा हूँ। सब हंस पड़े। सागर ने आंखें छोटी कर राघव को देखा। पार्वती जी ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं। वैसे भी 24 साल का हो चुका है, अभी से ढूंढेंगे तो 26-27 तक हो ही जाएगी। सागर की आंखों में चमक आ गई। उसने खड़े होते हुए कहा, काकी सा, ढूंढना तो शुरू कीजिए, लड़कियां मुझे देखते ही मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगी। क्या पता अभय भाई सा से पहले हमारी ही बारात निकल जाए। राघव ने उसकी पीठ पर चढ़ते हुए कहा, हम आपकी शादी में सहवाला बनेंगे। अभय ने कहा, बेचारी घोड़ी 2-2 घोड़ों का वजन कैसे संभालेगी। दोनों ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। सागर ने राघव को ठीक से अपनी पीठ पर चढ़ाते हुए कहा,
तुम फिक्र मत करो राघव, हम अपनी बारात हाथी पर निकालेंगे। हम दोनों हाथी पर बैठेंगे और ये सारे नीचे हमारे लिए डांस करेंगे। शिवानी ने उसे मुक्का दिखाते हुए कहा, कहीं हाथी तुम दोनों घोड़ों को देखकर पगलाने न लगे। राघव ने कहा, शिवानी दीदी आप जल रही हैं क्योंकि आपकी बारात घोड़ी पर आई थी, पर सागर भाई अपनी बारात हाथी पर लेकर जाना चाहते हैं। 4 दिन बाद ही सागर को एक लड़की से मिलने के लिए भेज दिया गया। वह रेस्टोरेंट में उसके सामने बैठा था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा नाम तो वर्षा है ना? तुम क्या खाओगी? तुम जो चाहे ऑर्डर कर सकती हो। अगर तुम खा खा कर मोटी भी हो गई तो हमें कोई परेशानी नहीं है। हम तुम्हें तब भी बराबर प्यार करेंगे। वर्षा ने कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें अभी भूख नहीं है। सागर ने कहा, तो कुछ पीने को ऑर्डर कर लो, तुम जो चाहे पी सकती हो, हम बहुत मॉडर्न ख्याल के हैं। उसने तुरंत उसके लिए 2-4 चीज़ें ऑर्डर कर दी। सब कुछ उसके सामने था और वो ये सोचने लगी कि इनमें से एक भी चीज़ उसके पसंद की नहीं है। सागर ने कहा, हम तुम्हें अपने बारे में बता देते हैं। हम R&S प्राइवेट लिमिटेड के CEO हैं। हम इतना कमा लेते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम कहीं जॉब करती हो क्या? उसने कहा, फिलहाल नहीं। सागर ने कहा, तुम चाहो तो हमारा ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। इससे हम दोनों दिन भर साथ रहेंगे। फिर शादी के बाद हम 24 घंटे एक दूसरे की आंखों के सामने रहेंगे। हमारा प्यार रोज बढ़ता रहेगा। वर्षा हल्का सा मुस्कुराई। वह बोला, तुम अपना रिज्यूमे भेज देना। हम अभी से तुम्हारे लिए एक अच्छी सी पोजीशन ढूंढ के रखेंगे ताकि तुम बिल्कुल मेरी आंखों के सामने रहो। बातचीत खत्म हुई और दोनों अपने घर चले आए। लेकिन यह क्या, शाम होते ही वर्षा की माँ का कॉल आया। वह सागर से शादी नहीं करना चाहती थी। यह सुनते ही सागर ने कहा, हमारे जैसा अंडरस्टैंडिंग लड़का उसे कहाँ मिलता जो उसने शादी से मना कर दिया। क्या कमी है हम में? अच्छा कमाता हूँ, अच्छा दिखता हूँ और लड़ना भी जानता हूँ और कितना केयरिंग हूँ। पार्वती जी ने कहा, वो 24 घंटे तुम्हारी आंखों के सामने नहीं रहना चाहती और तुम उसे अपने ऑफिस में काम देना चाहते थे। पूछ तो लेते वो इंटरेस्टेड है भी या नहीं। सागर ने अपना निचला होठ निकालते हुए कहा, अब मैं अपनी बीवी से इतना प्यार करना चाहता हूँ तो लोगों को प्यार भी हजम नहीं हो रहा। वो हमारे प्यार के लायक नहीं है। वह नाराज हो अपने कमरे में चला गया। वीना जी ने कहा, पता नहीं इस लड़के के सिर से ये शादी का भूत कब उतरेगा। अभी भी बच्चों जैसी हरकतें हैं और इसे शादी करनी है। पहले बड़ा तो हो जाता। शाम के वक्त गौरी हर्षिता को कमरे में पालने में सुला उसके लिए दूध गर्म करने रसोई घर में गई थी। तभी कोई हर्षिता के पास आया और उसे उठा लिया। वह उसे बैल्कनी की तरफ ले गया और वहां से बाहर गिराने लगा। कौन है ये इंसान जो हर्षिता को मारने की कोशिश कर रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।